वेलकम बैक गाइस। तो आज हम वन शॉट वीडियो सीरीज का एक और चैप्टर कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर 1। अब देखो, जैसे मैंने आपको पहले बताया वन शॉट सीरीज है, तो इसमें हम मेन टॉपिक्स को ही कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि वन शॉट आपको पता है थोड़ा जल्दी कवर करना पड़ता है। बाकी जो डिटेल वीडियो मैंने इस चैप्टर के बनाए हैं वो आपको आई बटन में मिल जाएंगे, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। यूट्यूब का जो डाटा आपको दिख रहा है ना, तो इससे पता चलता है कि बहुत सारे व्यूअर्स सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो उन सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। शुरू करते हैं। तो चैप्टर 1 है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है ये हम यहाँ पे देखेंगे। अब आपको पता है कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक ही जिंदा रहता है, उसके बाद वो मर जाता है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, लाइफ स्पैन होती है। लाइफ स्पैन क्या होता है, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म की बर्थ हुई और उसकी नेचुरल डेथ हुई, तो जो भी ये टाइम है उसको बोलते हैं लाइफ स्पैन। अब आपको पता है जो लाइफ स्पैन होता है वो सबका अलग अलग होता है ना। अब आप यहां पे देखोगे कि जो लाइफ स्पैन होता है बहुत ज्यादा शॉर्ट भी होता है, मतलब कुछ दिनों का भी हो सकता है और फ्यू थाउजेंड ईयर्स का भी हो सकता है। तो वेरिएशन है बहुत ज्यादा लाइफ स्पैन में। अब यहां पे एक और बात क्या बोली है कि जो लाइफ स्पैन है ना वो साइज से कोरिलेट नहीं करता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं क्रो और पैरट का, इनके जो साइज है वो कैसा होता है, लगभग एक जैसा ही होता है, बट इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। तो साइज पे डिपेंड नहीं करता है लाइफ स्पैन। इसी तरीके से मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री का जो लाइफ स्पैन होता है बहुत ज्यादा शॉर्ट होता है एज कंपेयर टू पीपल ट्री। साइज एक जैसा ही है बट लाइफ स्पैन अलग अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात क्या बोली है, देखो कोई भी लाइफ स्पैन हो, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई भी लाइफ स्पैन हो, बट एक सच्चाई क्या है कि उस ऑर्गेनिज्म की डेथ होनी है। जो पैदा हुआ है उसको एक ना एक बार मरना ही है। बट लेकिन यहां पे अगर हम बात करें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की, तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में कोई भी नेचुरल डेथ नहीं होती है, ठीक है ना। देखो यहां पे क्या लिखा है, देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अब ऐसा क्यों बोला, मान लो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ना। अब ये डेथ नहीं करते, ये क्या होते हैं, जैसे ये अभी छोटा सा है, फिर ये मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद ये सिंपली डिवाइड हो जाता है दो सेल्स में, है ना। तो यहां पे क्या हुआ, नेचुरल डेथ नहीं हुई। यहां पे क्या हुआ, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बड़ा हुआ मैच्योर हुआ, मैच्योर होने के बाद ये डिवाइड हो गया और सिंपली दो बन गए। अब इसी तरीके से ये वाला जैसे है ये सेल, ये भी डिवाइड करेगा आगे जाके जब मैच्योर होगा और ये दो में बन जाएगा। तो यहां पे कोई नेचुरल डेथ नहीं हो रही है, ओके। अब देखो आपको अर्थ में इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले भी थे और आज भी हैं और आगे भी होंगे। क्यों, क्योंकि ये सब क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन। एंड देर इज अ डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, सिमिलर टू इटसेल्फ, मतलब अपने जैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो भी ग्रो करते हैं, फिर वो मैच्योर होते हैं, मैच्योर होने के बाद फिर वो रिप्रोडक्शन करके नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, फिर जो नए बने वही ग्रो करेंगे, मैच्योर करेंगे और फिर वो भी रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। तो यहां पे एक साइकिल है, किसकी, बर्थ की, फिर ग्रोथ की और फिर डेथ की, ठीक है। अब देखो जो रिप्रोडक्शन है उसी की वजह से यहां पे क्या हो रहा है, किसी भी स्पीसीज की जनरेशन बनती है। जैसे ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन की जनरेशन बनती है, एक जनरेशन, फिर उसके आगे की जनरेशन, फिर और जनरेशन। तो ये क्यों बनती है, क्योंकि बिकॉज यहां पे रिप्रोडक्शन होता है, ओके। अब आपको ये भी पता है कि ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन क्या होता है, यहां पे जेनेटिक वेरिएशन का क्रिएशन होता है। तो ये सब हमने पढ़ा है चैप्टर 5 में, ठीक है। उसके अगर आपको वीडियो देखने तो आपको आई बटन में मिल जाएंगे। अब देखो जो हमारा बायोलॉजिकल वर्ल्ड है उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म है और डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म ना अपना डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म अपनाते हैं रिप्रोडक्शन करने का। जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म किसी और तरीके से रिप्रोड्यूस करेगा, कोई ऑर्गेनिज्म किसी और तरीके से रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब कोई ऑर्गेनिज्म है वो कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, ये किस पे डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट क्या है, वो ऑर्गेनिज्म के आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, उसका इंटरनल फिजियोलॉजी कैसी है, मतलब उसके अंदर की जो बॉडी का मैकेनिज्म है वो किस तरीके से चलता है। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब यहां पे आपको पता है रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग होता है वो प्रोड्यूस करता है कौन, सिंगल पेरेंट। जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, मतलब जो बच्चे प्रोड्यूस होते हैं उन्हें कौन प्रोड्यूस करता है, सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट होता है जिसमें या तो गैमेट फॉर्मेशन हो सकता है
है ना, या गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो सकता। ठीक है, अब इस पॉइंट को समझना। देखो जैसे ये यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन होता भी है और नहीं भी होता। नहीं होता तो चलो हमें पता है, होता है तो यहाँ पे क्या बनते हैं, बेसिकली यहाँ पे स्पोर्स बनते हैं। जो गैमेट्स की बात हो रही है वो क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, और वही स्पोर्स बाद में जाके क्या बना देते हैं, एक नए इंडिविजुअल को बना देते हैं। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, अपोजिट सेक्स होते हैं, मतलब दो पेरेंट्स होते हैं, मेल और फीमेल होते हैं। मेल और फीमेल बॉडी में गैमेट्स बनते हैं, वो गैमेट्स मिलते हैं, जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, उसके बाद वहां पे जो बेबी है उसका डेवलपमेंट होता है। तो ये दोनों डिफरेंस है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस मेथड में जैसे कि हमने बताया सिंगल पेरेंट होता है ना, और वो सिंगल पेरेंट ही ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। अब जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट के। ठीक है, आइडेंटिकल होने का मतलब है कि एक तो जेनेटिकली भी आइडेंटिकल होंगे और मॉर्फोलॉजिकली भी आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, इस बात को समझना। देखो जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे ये है, यहाँ पे क्या है, ये है अपना ईस्ट। तो इस ईस्ट में क्या हो रहा है, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, देखो ये जैसे ईस्ट की ये पेरेंट बॉडी है, तो यहाँ पे एक बड बनती है, अभी हम इसको पढ़ेंगे बडिंग। तो ये बड बनती है, फिर ये बड ऐसे ग्रो कर रही है, धीरे धीरे ग्रो करी, और फिर ये बड यहाँ से अलग हो जाती है पेरेंट बॉडी से, और ये बड बाद में जाके क्या होती है, डेवलप्ड हो जाती है एक नए ईस्ट में, मतलब एक मैच्योर ईस्ट यहाँ पे बन जाता है। अब ये जो ईस्ट बना, ये जो नया वाला ईस्ट बना, और ये जो पेरेंट ईस्ट था, इसको अगर आप कंपेयर करोगे ना इन दोनों को, तो क्या होगा, इनमें आपको सिमिलैरिटी मिलेगी। सिमिलैरिटी मतलब एग्जैक्ट कॉपी मिलेगी, और एग्जैक्ट कॉपी का मतलब होता है कि मॉर्फोलॉजिकली मतलब दिखने में भी ये सेम होंगे, और जेनेटिकली मतलब जीन जेनेटिकली भी ये सिमिलर होंगे। इसका जैसे जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा सेम वैसा ही जेनेटिक मटेरियल इसका भी होगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो इस केस में आपने क्या समझना है, पेरेंट से जो भी नए ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, और उनको बोला जाता है क्लोन। तो ये जो यहाँ पे नया इंडिविजुअल बनता है ना, उसे क्लोन बोलते हैं। और क्लोन किस में प्रोड्यूस होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। देखो ये जो चैप्टर है ना, इसको ना हल्के में मत लेना। सब हल्के में लेते हैं इस चैप्टर को, सोचते हैं इसमें ज्यादा कुछ तो है नहीं, बट लेकिन क्या है ना, इससे क्वेश्चंस बनते हैं नीट के लिए भी और बोर्ड के लिए भी, तो इसको ध्यान से पढ़ना। तो यहाँ पे फिगर 1.2 में जैसे कि हमने ये पढ़ लिया है बडिंग इन ईस्ट। बडिंग क्या होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका होता है। ठीक है, बडिंग क्या है, एक तरीका है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का। तो इसमें वही होता है, पेरेंट बॉडी से ये बड बनती है, इस तरीके से ये बड बन गई, फिर ये बड ग्रो करती है, ग्रो करने के बाद ये डिटैच हो जाती है, मतलब अलग हो जाती है पेरेंट बॉडी से, और अलग होने के बाद एक नया इंडिविजुअल यहाँ पे बन जाता है, जैसे कि यहाँ पे एक नया ईस्ट बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, अमीबा में इधर क्या हो रहा है, बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब होता है टू, और फिजन का मतलब होता है ब्रेक होना। तो अगर आप यहाँ पे ऊपर देखोगे, ठीक है, तो ये क्या है, ये है पेरेंट। ठीक है, ये पेरेंट क्या होगा, यहाँ पे सिंपली डिवाइड हो गया ना दो सेल्स में, तो ये हो गया बाइनरी फिजन। फिजन मतलब ब्रेक होना, और बाइनरी मतलब दो में ये पेरेंट बॉडी डिवाइड हो जाती है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बाइनरी फिजन इन अमीबा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखोगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली किसमें होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, मतलब यूनिसेलुलर में। इसके अलावा कुछ प्लांट्स और एनिमल्स में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और किन प्लांट्स और एनिमल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिनका सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब जिनकी सिंपल बॉडी होती है, उन्हीं प्लांट्स और एनिमल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बाकी जो एडवांस एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब अगर आप बात करोगे प्रोटिस्टा एंड मोनेरा की, तो इनमें जो भी पेरेंट रहता है, ठीक है, जो भी पेरेंट रहता है उसमें सिंपली क्या होता है, माइटोसिस होता है, और माइटोसिस से यहाँ पे नए इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि हमने ऊपर देखा, अभी ऊपर हमने क्या देखा था, अमीबा का। अमीबा ऐसा था, उसमें सिंपली क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, मतलब यहाँ पे दो सेल बन गए, है ना, और दो सेल यहाँ पे जब बन गए तो बस इसी से क्या हो गया, यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो गया। तो इन ऑर्गेनिज्म में जो ये प्रोटिस्टा और ये जो मोनेरा वगैरह हैं, इनमें क्या होता है, सेल डिवीजन एक तरीका है रिप्रोडक्शन करने का। मतलब आप समझो, इन ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाय द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है ना, सिंपल सेल डिवीजन होता है यहाँ पे। अब हाँ, माइटोसिस और मियोसिस में तो आप लोगों को डिफरेंस वैसे पता ही होगा। मेन डिफरेंस की बात करते हैं, जैसे कि एक ये सेल है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम है कितने, एग्जांपल ले लेते हैं, ह्यूमन का 46 है। तो इसमें अगर माइटोसिस होता है तो इससे यहाँ पे दो सेल बनेंगे हैं, और इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होगा, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, बराबर है।
पहले सेल में और जो नए 2 सेल बने उनमें भी बराबर क्रोमोसोम का नंबर है। तो इस सेल डिवीजन को माइटोसिस बोलते हैं। मियोसिस क्या होता है, मान लो ये 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 46 नंबर का है ना ये, और इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे मियोसिस हो रहा है। तो मियोसिस से यहाँ पे ना क्या होता है, सबसे पहले 2 सेल बनते हैं, फिर इन 2 सेल से ऐसे 4 सेल बन जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पहले तो यहाँ पे हो जाएंगे 23, फिर इसके बाद ये 23 और 23 रहेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप ओवरऑल देखोगे मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो चुके हैं हाफ, ठीक है ना, हाफ हो गए यहाँ पे, और माइटोसिस में सेम रहते हैं। दूसरा जो मियोसिस होता है वो किस लिए यूज होता है, गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए, गैमेट्स बनाने के लिए, और जो माइटोसिस होता है वो बेसिकली ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिपेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी में, ठीक है। अच्छा, अब ये फिगर में यहाँ पे दे रखा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। कुछ यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास है। तो क्लेमाइडोमोनास में क्या होते हैं, जू स्पोर्स होते हैं। ये जो जू स्पोर्स होते हैं इनका काम क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करना। तो देख लेते हैं इसको, जू स्पोर को, ये हो गया अपना जू स्पोर, ठीक है। इसके अलावा एक और यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, हाँ, कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम। तो बी अगर डायग्राम देखोगे तो ये है कोनिडिया, और ये पेनिसिलियम के अंदर होता है। तो ये कोनिडिया भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हाइड्रा में जो बर्ड होती है। तो हाइड्रा में बर्ड बन रही है ना, ये बर्ड भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है। देखो यहाँ पे क्या है ना, हमें एग्जाम्पल ध्यान रखना है कि क्लेमाइडोमोनास में जूस्पोर होता है, पेनिसिलियम में कोनिडिया होता है, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। और इसमें ज़्यादा चैप्टर में इतना वो नहीं है, बट लेकिन कुछ चीज़ें जो है उसको ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पे क्या है, स्पॉन्जेस जो होते हैं उनमें गैम्यूल्स होते हैं। तो ये क्या हो गए, ये गैम्यूल स्ट्रक्चर हो गए। तो ये गैम्यूल भी क्या होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, अब बहुत सारे जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें बाइनरी फिजन होता है ना। बाइनरी फिजन में क्या होता है, जो सेल्स होता है वो सिंपली 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाता है, और फिर ये जो सेल्स बनते हैं ये रैपिडली ग्रो करके एक नया एडल्ट बना देते हैं। समझ रहे ना, ये है सेल, ये डिवाइड किए, 2 सेल बने। अब ये जो 2 नए सेल बने ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, और ग्रो करने के बाद एक नया इंडिविजुअल यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ईस्ट की बात करते हैं, तो ईस्ट में जो डिवीजन होता है वो अनइक्वल होता है, ठीक है। अनइक्वल डिवीजन होने से क्या होता है, स्मॉल बर्ड जो होती है वो बन जाती है, और फिर वो बर्ड बाद में क्या होती है, पेरेंट बॉडी से अलग हो जाती है, और फिर ये जो बर्ड है ये इवेंचुअली मैच्योर होने के बाद एक नया ईस्ट बना देती है। तो ऊपर हमने देखा था ना ईस्ट का एग्जाम्पल, ठीक है ना, तो ये था ईस्ट का एग्जाम्पल। तो इस ईस्ट में क्या होता है, अनइक्वल डिवीजन होती है, ये ध्यान रखना। अनइक्वल डिवीजन मतलब यहाँ पे ये पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी में क्या होगा, डिवीजन होगा, बट लेकिन अनइक्वल होगा। अनइक्वल डिवीजन होने से क्या होता है, यहाँ पे एक नया छोटा सा ऐसे करके बर्ड बन जाती है। अगर इक्वल डिवीजन होता तो फिर साइज सेम रहता, बट लेकिन अनइक्वल होने से यहाँ पे साइज छोटा बना, जिसे बर्ड बोलते हैं, और यही बर्ड बाद में एक नया इंडिविजुअल बनाती है। अब देखो जैसे ही यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन आती है, मतलब डेंजरस कंडीशन आ गई या रहने लायक कंडीशन नहीं है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो अमीबा है वो अपने सूडोपोडिया को छोड़ देता है। सूडोपोडिया का काम क्या होता है कि फूड को इनगल्फ करना, फूड को इनटेक करने में हेल्प करता है ये। तो अमीबा क्या करता है, इस कंडीशन में सूडोपोडिया को छोड़ देगा। उसके बाद जो अमीबा है ना वो नियरली स्फेरिकल शेप का हो जाता है, और इस अमीबा के चारों तरफ बन जाती है 3 लेयर, 1 2 और 3 लेयर बन गई, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं सिस्ट, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है सिस्ट। तो यहाँ पे लिखा है देखो, 3 लेयर बन गई, 3 लेयर बनने के बाद यहाँ पे सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, ओके। अब इस फिनोमेना को क्या बोला जाता है, एनसिस्टेशन। एनसिस्टेशन इस कंडीशन को बोला जाता है। इस फिनोमेना को मैं समझाता हूँ यहाँ पे क्या होता है। जैसे ही यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन आती है, मतलब कंडीशन ठीक हो जाती है, रहने लायक हो जाती है, तो ये जो अंदर अमीबा था, ये अंदर अमीबा था ना, इस अमीबा में क्या होगा, यहाँ पे मल्टीपल फिजन होगा और अमीबा डिवाइड करेगा। तो जब अमीबा यहाँ पे डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इधर बना लेता हूँ ये स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या होगा ना, बहुत सारे ऐसे छोटे 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 नए अमीबा बन जाएंगे, ठीक है। बात समझ रहे हो ना, जो अंदर ये वाला अमीबा था, इस अमीबा में क्या हो जाएगा, मल्टीपल फिजन हो जाएगा, जिससे बहुत सारे छोटे छोटे अंदर अमीबा बन जाएंगे, और ये 3 लेयर तो है ही, ठीक है। तो लिखा भी है यहाँ पे, बहुत सारे माइन्यूट अमीबा बन जाएंगे या फिर सूडोपोडियो स्पोर्स बन जाएंगे यहाँ पे। तो इनको सूडोपोडियो स्पोर्स बोलो या फिर माइन्यूट अमीबा बोलो। अब इसके बाद ये जो सिस्ट है ये ब्रेक हो जाएगी। सिस्ट की जो ये वॉल है ना, ये 3 लेयर वॉल, ये ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक होने के बाद क्या होगा, ये जो स्पोर्स अंदर बने हुए हैं या ये जो माइन्यूट अमीबा हैं ये बाहर आ जाएंगे, ठीक है, ये बाहर आ जाएंगे।
और बाहर आने के बाद ये ऐसे ऐसे हैं, ये ग्रो करेंगे और ग्रो करने के बाद ये एक एक अमीबा यहाँ पे बना देंगे, ठीक है ना, नए अमीबा यहाँ पे बन जाएंगे। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज स्पोरुलेशन। तो ये जो कंडीशन है ना जहाँ पे स्पोर्स निकले और स्पोर्स ने फिर नए नए अमीबा बना दिए, इस फिनोमेना को बोलते हैं स्पोरुलेशन। समझ गए? ठीक है। अब देखो, जो किंगडम फंगी के मेंबर्स हो गए या जो सिंपल प्लांट्स हैं जैसे एल्गी, ये रिप्रोड्यूस करते हैं कैसे? स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की मदद से, ठीक है। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है उसका नाम है ज़ूस्पोर्स। तो ज़ूस्पोर्स क्या है? एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो कि हेल्प करता है इनकी रिप्रोडक्शन में, ठीक है। अब जनरली ये कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब ये मूव करते हैं, ठीक है। और बाकी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो है कोनिडिया, पेनिसिलियम में, बर्ड्स, हाइड्रा में, गैम्यूल्स, स्पॉन्जेस में। ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये जो एग्जाम्पल होते हैं, ओके। अब देखो, जैसे एनिमल्स हैं या जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है। बट लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह पे बोला जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब ही होता है कि प्लांट्स में क्या हो रहा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। अब प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने के लिए यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। तो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स क्या है? ऐसे स्ट्रक्चर हैं प्लांट्स में जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब्स, ठीक है। और ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं ये केपेबल होते हैं नए ऑफस्प्रिंग को बनाने के लिए, मतलब नए प्लांट्स को बनाने के लिए, ठीक है। और इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। अब इन स्ट्रक्चर को ऊपर फिगर में देख लेते हैं फटाफट। तो देखो, ये है आईज ऑफ पोटैटो, ठीक है। तो अगर हमें पोटैटो को उगाना होता है तो हम क्या करते हैं? इसको ऐसे कट करते हैं, है ना। और कट करने के बाद ये जो टुकड़ा है, जैसे ये टुकड़ा है, इस टुकड़े को जमीन में डाल देते हैं। तो इस टुकड़े में यहाँ पे आई है ना, और इसी आई की वजह से क्या होता है? जो पोटैटो है वो नए बनते हैं, नए पोटैटो बनते हैं। जो भी टुकड़ा आप डाल रहे हो जमीन में, उनमें एक ना एक आई तो होनी चाहिए, ठीक है ना। और फिर ये आई से ही क्या होता है? नए आलू बन जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे जिंजर है, जिंजर में ये बर्ड्स हैं, तो ये बर्ड्स क्या होती है? इन्वॉल्व होती है नए जिंजर को बनाने के लिए। अब देखो, जैसे यहाँ पे क्या दिया है? अगेव ऑफ बुलबिल। ये अगेव प्लांट जो होता है उसके अंदर एक स्ट्रक्चर मिलता है बुलबिल। ये बुलबिल भी किस में इन्वॉल्व होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फिर ब्रायोफाइलम रहता है, ब्रायोफाइलम की लीफ पे हमें क्या मिलती है? बर्ड्स मिलती है। तो ये क्या हो गई? बर्ड्स होती है, जिसे एडवेंटिशियस बर्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बर्ड्स भी क्या होती है? यहाँ से अलग होती है, जमीन पर गिरती है, जमीन पर गिरने के बाद ये नए प्लांट को बना देती है। इसी तरीके से वाटर हाइसिंथ है, वाटर हाइसिंथ को और क्या बोलते हैं? टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। ये बहुत तेजी से फैलता है पानी वाले इलाकों में। तो वाटर हाइसिंथ में ऑफसेट मिलता है। तो ये ऑफसेट जो स्ट्रक्चर है ये भी किस में इन्वॉल्व होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है और ये बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर आप देखो, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको बनाने के लिए यहाँ पे एक ही पेरेंट इन्वॉल्व था, दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं थे। तो ये क्या हो गया? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। अब जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है ना, वो सिंपली ब्रेक हो जाती है डिस्टिंक्ट पीसेज में, मतलब छोटे छोटे डिस्टिंक्ट अलग अलग पीसेज या फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाती है। और एक ईच जो फ्रेगमेंट होता है, हर एक जो फ्रेगमेंट होता है वो ग्रो होता है किसमें? एडल्ट में, ठीक है। और फिर ये एडल्ट भी बाद में क्या बनाता है? ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, जैसे कि हाइड्रा, ठीक है ना। तो ये जो मेथड होता है, ये जो मोड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या हुआ? जो पेरेंट बॉडी होती है वो सिंपली छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, और हर एक टुकड़ा बाद में जाके एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देता है। अब आपने देखो यहाँ पे सुना होगा टेरर ऑफ बंगाल के बारे में। टेरर ऑफ बंगाल क्या होता है ना, बेसिकली एक प्लांट होता है जिसे बोलते हैं वाटर हाइसिंथ। ये एक्वेटिक प्लांट होता है, ठीक है। बट लेकिन ये कैसा होता है? बहुत ज्यादा इन्वेजिव होता है। इन्वेजिव का मतलब ये बहुत तेजी से फैलता है। क्या हुआ था, देखो इसके बारे में क्या बताया गया है कि जो टेरर ऑफ बंगाल है ना, उसको इंडिया में लाया गया था। क्यों? क्योंकि इसकी जो फ्लावर थी, इस प्लांट की जो फ्लावर थी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इसकी जो लीव्स की शेप है वो बहुत अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, इस वजह से इसको इंडिया में लाया गया। बट लेकिन इसने क्या किया? टेरर ऑफ बंगाली जो वाटर हाइसिंथ प्लांट है, इसकी खासियत क्या है कि ये बहुत तेजी से डिवाइड करता है और ये पानी में ग्रो करता है। जैसे मान लो यहाँ पे पानी था, ठीक है, यहाँ पे नदी थी, इस नदी में यहाँ पे क्या हुआ? टेरर ऑफ बंगाल जो है वो बहुत तेजी से ग्रो कर गया, क्योंकि ये ग्रो करता है ना बहुत तेजी से। तो इससे क्या हुआ यहाँ पे? इससे नुकसान क्या हुआ कि इस प्लांट ने क्या किया? जो ऑक्सीजन है पानी में, उस ऑक्सीजन को खुद ले लिया। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी? वहां जो रहने वाली मछलियां हैं,
जो मछलियां उस पानी में रह रही थी उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उन मछलियों की क्या होने लगेगी, डेथ होने लगेगी। ठीक है ना। तो इस वजह से ये जो प्लांट्स है ना, ये बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं वाटर बॉडीज को। अब ये जो प्लांट्स हैं ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, वेजिटेटिवली, मतलब इनमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और फिनोमिनल रेट से होता है, बहुत तेजी से ये डिवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है ये बहुत थोड़े से टाइम में ही इतना ज्यादा स्प्रेड हो जाते हैं कि पूरी वाटर बॉडीज को कवर कर लेते हैं। जैसे नदी है, कोई तालाब है, उसको पूरा खत्म कर देते हैं, मतलब एक तरीके से। ठीक है। और वहां पे जो रहने वाले ऑर्गेनिज्म है वो भी खत्म हो जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलती है। इसीलिए इनसे छुटकारा पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। क्या आपको पता है कि जो पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर है और जो डहलिया है उनको कैसे कल्टीवेट किया जाता है? तो आपने एक चीज यहाँ पे देखी होगी कि जैसे पोटैटो ट्यूबर होता है, तो पोटैटो ट्यूबर पे क्या निकलती है, एक बर्ड निकलती है। हमने देखा था ना, ऐसे करके बर्ड निकल रही थी, तो उस बर्ड को क्या बोलते हैं, आइस बोलते हैं। ठीक है। तो ये किस काम आती है, नए आलू को उगाने के लिए। इसी तरीके से बनाना में जो राइजोम्स होते हैं वो भी यूज होते हैं नए प्लांट को उगाने के लिए। जिंजर में भी राइजोम नए प्लांट्स को उगाने के लिए यूज होता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है कि आपने देखा होगा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जनरली किन में होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म में जिनका रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, सिंपल बॉडी डिजाइन होता है, जैसे एल्गी, फंगी, है ना। बट लेकिन ये जो एल्गी है, ये जो फंगी है, इनमें पहले तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बट लेकिन जैसे ही एडवर्स कंडीशन आती है, एडवर्स कंडीशन मतलब थोड़ी मुश्किल कंडीशन आती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये शिफ्ट हो जाते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की तरफ। ठीक है ना। अगर जनरल कंडीशन है तो इनमें होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। बट लेकिन जैसे ही कंडीशन एडवर्स होंगी, इनमें क्या होना शुरू हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इससे फायदा क्या होता है, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने से होता है क्या, सिंपल सी चीज, यहाँ पे वेरिएशन आएगी, वेरिएशन। ठीक है ना। और वेरिएशन आने से क्या होता है, नए डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल यहाँ पे बनेंगे, और जब नए डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल यहाँ पे बनेंगे तो उससे फायदा क्या होगा, उससे जो सर्वाइवल के चांसेस होते हैं, सर्वाइवल के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। समझ रहे हो ना। अगर देखो वेरिएशन आएगी तो वेरिएशन आने से कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक भी डेवलप कर सकती है जो कि नए इंडिविजुअल को उस एडवर्स कंडीशन में जिंदा रहने में मदद करेगी। तो इसलिए वेरिएशन यहाँ पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। अब ये जो गैमेट्स बनते हैं, दो डिफरेंट गैमेट्स, ये सेम इंडिविजुअल में भी बन सकते हैं और डिफरेंट इंडिविजुअल्स में भी बन सकते हैं जिनका अपोजिट सेक्स होता है। जैसे ह्यूमन की बात करो तो ह्यूमन में मेल और फीमेल है, तो मेल बॉडी के अंदर मेल गैमेट बनेगा, फीमेल बॉडी के अंदर फीमेल गैमेट बनेगा। तो यहाँ पे डिफरेंट इंडिविजुअल्स यहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। बट लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेम इंडिविजुअल के अंदर ही मेल गैमेट बन रहा है, फीमेल गैमेट भी बन रहा है, उनको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट, और उसका एग्जांपल होता है अर्थवॉर्म। ठीक है। फिर ये जो गैमेट्स होते हैं फ्यूज होते हैं, जिससे जाइगोट बनता है, और जाइगोट फिर न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है ना। अब देखो, अगर यहाँ पे ध्यान दोगे, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो इलेबोरेट होता है, मतलब बड़ा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, और थोड़ा धीरे काम करता है, मतलब धीरे धीरे यहाँ पे प्रोसेसेस होती हैं। ओके। एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा स्लो होता है, बट कॉम्प्लेक्स भी होता है। कौन, सेक्सुअल। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है कि फ्यूजन हुआ है यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट का, इसलिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने में क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल नहीं होते हैं। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या देखा था कि जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली भी और जेनेटिकली भी। ये भी हमने पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले। तो उसमें हमने क्या बोला था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स बनते हैं जो कि अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। बट लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स नहीं बनते। क्लोन्स क्यों नहीं बनते, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, दो डिफरेंट गैमेट्स मिल रहे हैं ना, स्पर्म है, यहाँ ओवम है, स्पर्म के अंदर उसका डीएनए है, ओवम के अंदर उसका डीएनए है, क्रोमोसोम है, ये मिलेंगे मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इधर के क्रोमोसोम और इधर के क्रोमोसोम मिल रहे हैं, मतलब दो डिफरेंट इंडिविजुअल के क्रोमोसोम यहाँ पे मिल रहे हैं, जिससे क्या होगा, यहाँ पे जो जाइगोट है उस जाइगोट के अंदर एक नया कॉम्बिनेशन बनेगा क्रोमोसोम का, क्योंकि दो डिफरेंट इंडिविजुअल से आ रहा है ना क्रोमोसोम, समझ रहे होंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या होती है, वेरिएशन आ जाती है। और वेरिएशन आने से क्या होता है, जो भी यहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट होगा ना, वो बेबी अपने पेरेंट्स की तरह, मतलब थोड़ा बहुत तो दिखते हैं बट आइडेंटिकल नहीं होते, सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि वेरिएशन आ जाती है यहाँ पे।
अब देखो यहाँ पे जैसे डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स और फंगस आते हैं। ये दिखने में एक दूसरे से बहुत अलग है, इनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बहुत अलग है ना। इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो फिजियोलॉजी है, वो भी बहुत अलग है। बट लेकिन जब बात आती है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो सरप्राइजिंगली ये सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें एक ही तरीके से होता है, स्टेप जो होंगे, ठीक है, उसको अभी हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखो जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, उनकी लाइफ में एक ऐसी स्टेज आती है जहां पे वो ग्रो और मैच्योर करते हैं, ठीक है ना, बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जैसे बच्चा है, वो बच्चा धीरे धीरे ग्रो करेगा, ग्रो होने के बाद मैच्योर होगा, और मैच्योर होने के बाद वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर पाता है, ठीक है। तो ये जो पीरियड रहता है ना ग्रोथ का, जहां पे ग्रोथ होती है, उस पीरियड को बोलते हैं जुवेनाइल फेज, ठीक है, उसे बोलते हैं जुवेनाइल फेज। और प्लांट्स में इसी फेज को बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। तो जुवेनाइल फेज क्या होता है एनिमल्स के केस में, जब एनिमल जो है, मतलब जो जैसे मान लो जो बच्चा है ह्यूमन का, वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, ग्रो करने के बाद वो मैच्योर हो रहा है, और मैच्योर होने के बाद वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार होता है। तो ये जो ग्रोथ का पीरियड होता है इसे जुवेनाइल फेज बोलते हैं एनिमल्स में, और वेजिटेटिव फेज प्लांट्स में बोला जाता है इसी पीरियड को, ग्रोथ के पीरियड को, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या है कि कोई प्लांट है, उस प्लांट में वेजिटेटिव फेज एंड हो गया, मतलब जितनी ग्रोथ होनी थी वो हो चुकी है। अब ग्रोथ होने के बाद क्या होगा, रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होगा, मतलब रिप्रोडक्शन की यहाँ पे शुरुआत होगी। तो हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा, जब हायर प्लांट्स के अंदर फ्लावर प्रोड्यूस हो जाता है ना, तो उस टाइम हम समझ जाते हैं कि रिप्रोडक्टिव फेज की शुरुआत हो चुकी है और वेजिटेटिव फेज का एंड हो चुका है। मतलब जहां पे ग्रोथ होनी थी वेजिटेटिव फेज में, वो तो ग्रोथ हो चुकी है, अब उसके बाद फ्लावर आ चुका है, तो फ्लावर आने का मतलब है कि रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो चुका है। ओके, अब यहां पे आपको बोला गया है कि अपने एरिया में ना कुछ ट्रीज को ऑब्जर्व करो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज हैं, इनमें जो फ्लावर प्रोड्यूस हो रहा है, क्या वो सेम मंथ में प्रोड्यूस होता है, ईयर आफ्टर ईयर, ठीक है ना, हर साल के एक पर्टिकुलर मंथ में इनमें फ्लावर आते हैं, वो क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है कि कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो कि सीजनल होते हैं, जैसे मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट, एक पर्टिकुलर सीजन में ये हमें मिलते हैं, है ना, तो ऐसा क्यों होता है। एक और क्वेश्चन उसने क्या पूछा कि कोई प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें जो फ्लावर्स हैं वो थ्रू आउट द ईयर रहते हैं, या फिर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें सीजनल फ्लावरिंग होती है, मतलब एक पर्टिकुलर सीजन में ही फ्लावर आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या बोला, जो प्लांट्स होते हैं वो एनुअल भी होते हैं और बाइनियल भी होते हैं। एनुअल प्लांट्स होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल एक साल के अंदर कंप्लीट हो जाती है, बाइनियल प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल 2 साल में कंप्लीट होती है। तो इनमें आप वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंस फेज को क्लियरली देख सकते हो। वेजिटेटिव फेज कौन सा है, ग्रोथ का, रिप्रोडक्टिव कौन सा है, जब फ्लावर आ चुके हैं, और सेनेसेंस क्या होता है, जब पत्तियां झड़ने लगती है, मतलब बुढ़ापे की एज जो हो जाती है, तो आप क्लियरली देख सकते हो। बट लेकिन अगर आप यहाँ पे बात करोगे पेरिनियल स्पीसीज की, पेरिनियल स्पीसीज में क्या होता है, जो लाइफ साइकिल है वो 2 से ज्यादा साल ले लेता है कंप्लीट होने में प्लांट्स में, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे टाइम ज्यादा है, तो इस केस में जो ये फेजेस है ना, फेजेस हैं वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंस फेज, इनको क्लियरली डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना, बात समझ रहे हो ना। पेरिनियल स्पीसीज में आपको वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंस फेज की स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनका टाइम थोड़ा ज्यादा रहता है लाइफ साइकिल का। अब यहां से क्वेश्चन आते हैं, देखो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो कुछ प्लांट्स हैं जो अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेना शो करते हैं, मतलब थोड़ा अलग सा फ्लावरिंग फिनोमेना शो करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बैम्बू स्पीसीज का। तो बैम्बू में क्या होता है, लाइफ में सिर्फ एक बार ही फ्लावर आता है, जनरली 50 से 100 साल में आता है उसमें फ्लावर, है ना। और ये क्या करता है, बहुत लार्ज नंबर में फ्रूट्स को प्रोड्यूस करता है और फिर इसकी डेथ हो जाती है। इसी तरीके से एक और प्लांट है स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना। ये इस प्लांट में क्या होता है, हर 12 साल में एक बार फ्लावर आते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, ठीक है, और बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, यहां तक हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं एनिमल की। तो एनिमल के केस में जैसे एग्जांपल है बर्ड का। तो क्या जो बर्ड होती है वो थ्रू आउट द ईयर अंडे देती है, मतलब थ्रू आउट द ईयर अंडे देती रहती है, ये क्वेश्चन है। और यह सीजनल फिनोमिना शो होता है कि एक पर्टिकुलर सीजन में ये बर्ड जो है ये अंडे देगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि फ्रॉग और लिजार्ड के केस में क्या होता है, ये कब अपने एग्स को रिलीज करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, जो बर्ड्स नेचर में रहती हैं वो एग को ले करती है सीजनली, मतलब एक पर्टिकुलर सीजन में ही ये बर्ड्स अंडे देती है। बट लेकिन जो बर्ड्स कैप्टिविटी में रहती है, जैसे कि पोल्ट्री फार्म में रहती है,
वहां पे क्या होता है ना, ये जो बर्ड्स होती हैं ये थ्रू आउट द एयर एग्स ले करती है। ठीक है, अब ऐसा कैसा होता है, ये जो बर्ड्स होती हैं इन बर्ड्स में क्या किया जाता है, हार्मोनल चेंजेस किए जाते हैं। जैसे कि मुर्गी में हार्मोनल चेंजेस कर दिए, उससे क्या होगा, उसमें एग्स जो है वो थ्रू आउट द एयर देती रहेगी। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, जो एग लेइंग है वो रिलेट नहीं होता है रिप्रोडक्शन से, बल्कि ये तो ह्यूमन वेलफेयर के लिए कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन है। मतलब जितने ज्यादा अंडे दिए उतने ज्यादा अंडे बेचे जाएं, वो तो वो वाला कंसेप्ट है ना, तो रिप्रोडक्शन से उसका कोई भी लेना देना नहीं होता है। अब देखो, जो प्लेसेंटल मैमल्स में फीमेल्स होती हैं उनमें क्या होता है, कुछ साइक्लिक चेंजेस होते हैं। किसमें साइक्लिक चेंजेस होते हैं, इन द एक्टिविटी ऑफ ओवरीज, ओवरी के अंदर चेंजेस होते हैं, एसेसरी डक्ट्स में होते हैं, एज वेल एज हार्मोन्स में होते हैं। और ये कब होता है, ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है नॉन प्राइमेट्स मैमल्स, जैसे कि काउ, शेप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर। इनमें क्या होता है, साइक्लिक चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, और इस साइकिल को बोलते हैं ओएस्ट्रस साइकिल। ठीक है, बट लेकिन जो प्राइमेट्स होते हैं जैसे मंकी, एप्स और ह्यूमंस, इनमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ठीक है, अब देखो कई सारे मैमल्स जो कि स्पेशली नेचर में रहते हैं और वाइल्ड कंडीशन में रहते हैं, उनमें क्या होता है, ये जो चेंजेस होते हैं ना, साइक्लिक चेंजेस, ये होते हैं ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन। ठीक है, इन देयर रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज में एक पर्टिकुलर फेवरेबल सीजन में ही इनमें चेंजेस होते हैं, साइक्लिक चेंजेस। और ऐसे एनिमल्स को बोला जाता है सीजनल ब्रीडर्स, मतलब ये एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करते हैं। बट लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत सारे अदर मैमल्स हैं जो जिनकी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज रहती है। ठीक है, मतलब ये क्या है, कंटिन्यूअसली ब्रीड कर सकते हैं, ये कभी अपने बच्चों को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इन्हें कंटिन्यूअस ब्रीडर्स बोलते हैं। अब देखो, जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो एंड हो जाएगा, तो रिप्रोडक्टिव फेज एंड होने के बाद यहाँ पे कौन सा फेज आ जाता है, सेनेसेंस और ओल्ड एज का फेज। मतलब अब धीरे धीरे जो इंसान है या जो एनिमल है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, ओल्ड होने लगता है। ठीक है ना, तो क्या होगा, ओल्ड एज में बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होंगे, जैसे मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, है ना। और फिर यहाँ पे क्या होता है, ओल्ड एज के बाद अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। अब देखो, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं, इन केस में जो भी 3 फेजेस होते हैं, जो कि ग्रोइंग फेज है, एक आपका रिप्रोडक्टिव फेज है, एक सेनेसेंस फेज है, इन तीनों फेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्मोन्स। ठीक है ना, हार्मोन्स इन तीनों फेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका मॉर्फोलॉजी अलग अलग होती है, दिखने में बहुत अलग होते हैं, उनकी इंटरनल फिजियोलॉजी अलग होती है, बट लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तो इस सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं, ये हमने पढ़ा था यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे फ्यूजन होता है गैमेट्स का, मेल और फीमेल गैमेट यहाँ पे मिलते हैं, जिसके बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और फिर बेबी यहाँ पे डेवलप हो जाता है। तो ये 3 फेजेस होते हैं इसमें, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन कौन सा होता है, फर्टिलाइजेशन से पहले, और फर्टिलाइजेशन कौन सा होगा, जहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद के जो भी इवेंट्स होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की। तो देखो, इसमें वो सारे इवेंट्स आ जाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो कि फर्टिलाइजेशन से पहले के होंगे। ठीक है, तो इसमें 2 ही इवेंट्स आते हैं, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। अब गैमेट देखो, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मतलब गैमेट्स का मिलना। अब गैमेट मिलेंगे तभी तो जब वो बनेंगे, और बनने के बाद जब वो ट्रांसफर होंगे, और ट्रांसफर होने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस की। तो गैमेटोजेनेसिस जैसे नाम से ही पता चल रहा है एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो 2 डिफरेंट गैमेट्स यहाँ पे बन रहे हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स। ठीक है, गैमेट जनरली कैसे होते हैं, हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। देखो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये है एक क्या, स्पर्म, ये है ओवम। हैप्लॉइड नेचर अगर आप ह्यूमन में देखोगे तो इसमें 23 होंगे, इसमें 23 होंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, 2 टाइप के सेल होते हैं, एक हैप्लॉइड सेल होता है और एक डिप्लॉइड सेल होता है। तो हैप्लॉइड सेल कौन सा होता है ह्यूमन बीइंग में, जिसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, और डिप्लॉइड कौन सा होगा, जिसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। तो अब क्या होगा, स्पर्म और ओवम मिलेंगे, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे जाइगोट बनता है। जाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 46, क्योंकि 23 इधर से आए, 23 इधर से आए। उसके बाद ये जाइगोट क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे प्रोसेस चलती है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखो नीट के लिए क्या है, यहाँ पे बात आ रही हो टाइप्स ऑफ गैमेट्स की। ठीक है, ये हम वैसे पढ़ेंगे बट इसको समझ लो। यहाँ पे क्या लिखा है
कि जो ए वाला डायग्राम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आइसोगैमेट्स को। आइसोगैमेट्स क्या होते हैं? ऐसे गैमेट जो दिखने में सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो ये किसके अंदर होते हैं? क्लैडोफोरा में। ठीक है, ये एक एल्गा है। तो एल्गी में जैसे यहाँ पे देखो तो क्या है, आप मेल और फीमेल गैमेट को देख रहे हो ना, सिमिलर है, डिफरेंट तो है नहीं, तो इन्हें बोलते हैं आइसोगैमेट्स। एग्जाम्पल ये ध्यान रखना। इसके बाद हेट्रोगैमेट्स आते हैं, हेट्रोगैमेट्स जो कि अलग होते हैं। तो जैसे ये वाला है ना, ये फ्यूकस का है, ये भी एक एल्गा है। तो इसमें क्या है, मेल और फीमेल गैमेट अलग अलग हैं। इस तरीके से ह्यूमन बीइंग जो रहते हैं, होमोसेपियंस जो कि साइंटिफिक नेम है, इनमें क्या रहता है, हेट्रोगैमेट्स रहते हैं। मतलब जो मेल गैमेट है और जो फीमेल गैमेट है वो दिखने में बहुत अलग है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ अलगी में जो दो गैमेट्स होते हैं वो इतने ज्यादा सिमिलर होते हैं एक दूसरे के कि ये पता करना मुश्किल हो जाता है कि मेल गैमेट कौन सा है और फीमेल गैमेट कौन सा है। तो उसको बोलते हैं होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स। ठीक है, बट लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें हेट्रोगैमेट्स बनते हैं, मतलब दो डिफरेंट गैमेट्स बनते हैं। ओके, और मेल गैमेट को बोला जाता है एंथ्रोजॉइड्स या फिर स्पर्म, और फीमेल गैमेट्स को एग या फिर ओवम बोला जाता है। अब हम बात करेंगे सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म की। तो देखो जनरली क्या होता है कि दो डिफरेंट इंडिविजुअल रहते हैं और उन दो डिफरेंट इंडिविजुअल से जो भी गैमेट्स बनते हैं उनका यहाँ पे फ्यूजन होता है। बट लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं होता है। ठीक है, ट्रू क्या नहीं होता कि यहाँ पे दो डिफरेंट इंडिविजुअल हैं। जनरली कभी कभी क्या होता है, एक इंडिविजुअल ही दो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है और फिर उनमें क्या होता है, फ्यूजन हो जाता है, मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाता है। जैसे कि बाइसेक्सुअल प्लांट, जैसे कि अर्थवॉर्म। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें बोलते हैं बाइसेक्सुअल। तो इन प्लांट्स के अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। मतलब एक ही प्लांट के अंदर जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों होंगे तो उस प्लांट को बाइसेक्सुअल बोलते हैं। और अगर डिफरेंट प्लांट्स होंगे उन्हें यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। मतलब मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग, तो उन्हें यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। अब जैसे बहुत सारी फंगी हैं या जो प्लांट्स हैं उनमें एक टर्म यूज किया जाता है जिसे बोलते हैं होमोथेलिक और मोनोशियस। ठीक है, ये डिनोट किया जाता है वर्ड फॉर बाइसेक्सुअल कंडीशन। तो बाइसेक्सुअल कंडीशन को अगर रिप्रेजेंट करना है फंगस और प्लांट्स में तो हम बोलेंगे होमोथेलिक। ठीक है, और अगर यूनिसेक्सुअल कंडीशन को रिप्रेजेंट करना है तो उसे बोलते हैं हेट्रोथेलिक या फिर डायोशियस। ठीक है ना। तो मान लो एक ये प्लांट है, इस प्लांट में मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। तो ये कैसा हो गया, बाइसेक्सुअल हो गया, है ना, बाइसेक्सुअल हो गया। तो इस प्लांट को और क्या बोल सकते हैं, मोनोशियस प्लांट। और एक प्लांट है जो जिसमें मेल ये अलग है, ये फीमेल अलग है। तो ये कौन से प्लांट हो गए, ये हो गए आपके डायोशियस, मतलब डिफरेंट, मेल प्लांट अलग और फीमेल प्लांट अलग, डायोशियस डिफरेंट, ऐसे याद रखना। अब जैसे मैंने इसको बोला ये मेल प्लांट है, तो इसका जो फ्लावर होगा उस फ्लावर के अंदर हमें क्या मिलेगा, स्टेमेन। स्टेमेन मेल पार्ट होता है। ठीक है, और अगर ये फीमेल प्लांट है तो इसमें जो फ्लावर होगा उस फ्लावर में हमें क्या मिलेगा, पिस्टिल। ठीक है ना, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल है मोनोशियस प्लांट के जिसमें क्यूक्यूरबिट्स और कोकोनट आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डायोशियस प्लांट आते हैं, इसमें पपाया और डेट पाम है। ठीक है, ये एग्जाम्पल नीट में आते हैं पक्का। अब बात करते हैं एनिमल्स की। तो यहाँ पे वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि जितने भी एनिमल्स हैं क्या वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब मेल बॉडी अलग फीमेल बॉडी अलग, क्या ऐसा होता है, या कुछ स्पीसीज ऐसी भी होती हैं जो कि बाइसेक्सुअल होती हैं जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल अर्थवॉर्म का, स्पंजेस का, टेपवॉर्म, लीच, ये टिपिकल एग्जाम्पल है किसके, बाइसेक्सुअल एनिमल्स के। तो इन ये बाइसेक्सुअल एनिमल्स है तो इसका मतलब इनमें क्या होगा, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा और इनको हर्माफ्रोडाइट्स बोलते हैं। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल एनिमल्स। अब कॉकरोच ले लेते हैं। कॉकरोच में क्या होता है, यूनिसेक्सुअलिटी होती है, मतलब इसमें मेल कॉकरोच अलग होता है और फीमेल कॉकरोच अलग होता है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। अब गैमेट फॉर्मेशन जब होना है तो उसके लिए सेल डिवाइड तो होना जरूरी है। ठीक है, अब देखो जो हेट्रोगैमेटिक कंडीशन होती है, हेट्रोगैमेटिक कंडीशन मतलब जिसमें दो जो गैमेट्स होते हैं मेल और फीमेल गैमेट वो दिखने में बहुत अलग होते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, टिपिकली मेल और फीमेल गैमेट होते हैं जो दिखने में अलग होते हैं, जैसे कि ह्यूमन के केस में हमने ऊपर देखा था। अब गैमेट जो होते हैं वो हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। ठीक है, ओके, अभी हम ये देखेंगे। और दो द पेरेंट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज मे बी आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो पेरेंट बॉडी है, जैसे पेरेंट है, ये पेरेंट बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड, मतलब इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम है n, और इनसे जब गैमेट बनेगा ना, गैमेट कोई भी मान लो ये गैमेट बना, ये कोई भी गैमेट ऐसे बन रहे हैं, ये गैमेट भी n हो सकते हैं।
मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रह सकते हैं। बट लेकिन ऐसा भी होता है कि ये पेरेंट बॉडी है, ये पेरेंट बॉडी है डिप्लॉयड नेचर की, और इसमें जब गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो गैमेट बन रहा है एन। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिमिलरिटी क्या देखो कि जो गैमेट्स होंगे वो तो जनरली हैप्लॉइड ही होंगे, हैप्लॉइड। ठीक है, जनरली वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। बट लेकिन जो पेरेंट बॉडी है वो हैप्लॉइड भी हो सकती है और डिप्लॉइड भी हो सकती है। ठीक है, अब दोनों में आप सेल डिवीजन को समझ लो। अगर ये पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड है और हैप्लॉइड से हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं तो इस केस में सेल डिवीजन होता है माइटोसिस। ठीक है, क्योंकि माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, तो यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है। और अगर ये पेरेंट बॉडी यहाँ पे क्या है, डिप्लॉइड है, तो डिप्लॉइड में यहाँ पे जो गैमेट बन रहे हैं वो कैसे हैं, हैप्लॉइड है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस। ठीक है ना, यहाँ पे मियोसिस होगा। तो यहाँ पे लिखा है देखो, जो हैप्लॉइड पेरेंट होता है वो गैमेट्स बनाता है बाय माइटोसिस, है ना। अब देखो सेवरल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बिलोंग करते हैं मोनेरा, फंगी, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स को हैव हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, इनके प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है। ठीक है, but in organisms belonging to pteridophyte, gymnosperm, angiosperm and most of the animals including human being, the parent body is diploid, और इन सब में parent body diploid होती है, तो parent body haploid भी हो सकती है और diploid भी हो सकती है। ठीक है, it is obvious that meiosis, the reductional division, has to occur if the diploid body has to produce haploid gamete, है ना। तो अगर parent diploid है तो उसको gamete बनाने हैं तो यहाँ पे क्या होगा, meiosis, जिसे reductional division भी बोला जाता है। तो देखो ये है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म कैसा था, हर्माफ्रोडाइट था, मतलब उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट थे एक ही बॉडी में। तो यहाँ पे आप टेस्टिस भी देख रहे हो और यहाँ पे ओवरीज भी देख रहे हो। ठीक है, इस तरीके से कॉकरोच है। कॉकरोच कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल, उसमें मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। इसके अलावा ये मोनोशियस प्लांट है चारा। इसमें अगर आप देखोगे कि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है और जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो एक ही प्लांट के अंदर है। देन यहाँ पे एग्जांपल है मार्केंशिया का। इसमें अगर आप देखोगे ये क्या है, डायोशियस है, मतलब फीमेल प्लांट अलग है, मेल प्लांट अलग है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है इससे। इसके अलावा बाइसेक्सुअल फ्लावर जैसे कि स्वीट पोटैटो, तो ये है यहाँ पे स्वीट पोटैटो का फ्लावर। तो इसमें क्या होता है, ये मेल प्लांट हो गया, मेल पार्ट हो गया, और ये फीमेल पार्ट हो गया। अब देखो गैमेट तो बन गया, अब क्या करना है, गैमेट को ट्रांसफर करना है। गैमेट को क्यों ट्रांसफर करना है, ताकि गैमेट वहां पे मिले। अब आफ्टर देयर फॉर्मेशन जब गैमेट बन जाएगा तो मेल और फीमेल गैमेट फिजिकली क्या होंगे, एक साथ पास आएंगे, जिससे वहां पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, अब मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है, मतलब ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में जो मेल गैमेट होता है वो मूव करता है और फीमेल गैमेट एक तरफ को रहता है, रुका हुआ रहता है। ठीक है, बट लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे, जैसे फंगस का, अल्गी का। इसमें क्या होता है, जो दोनों गैमेट्स है ना वो मोटाइल नेचर के होते हैं, मतलब इनमें मेल गैमेट भी मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट भी मोटाइल होता है। ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कोई ना कोई मीडियम तो चाहिए ना जिसके थ्रू गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। तो जैसे मेल गैमेट है वो मूव करेगा, तो कोई मीडियम तो होना चाहिए यहाँ पे। तो सेवरल सिंपल प्लांट्स है जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, इनमें वाटर के थ्रू क्या होता है, गैमेट्स का ट्रांसफर होता है। ठीक है ना, और इनमें होता क्या है, जो मेल प्लांट होता है वो लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। अब लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करने की क्या जरूरत है, बहुत सारे क्यों बनाने, क्योंकि पानी के थ्रू क्या हो रहा है, गैमेट्स का ट्रांसफर हो रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे मान लो ये यहाँ पे गैमेट है, ये मेल गैमेट है, इनको ट्रांसफर होना है पानी के थ्रू, और इनको जाना है यहाँ पे, इधर जाना है। तो पानी को थोड़ा ना पता है कि वो यहाँ लेके जाना है ना। पानी तो यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो इस केसेस में क्या होंगे, जो चांसेस हैं मेल गैमेट के फीमेल गैमेट से मिलने के वो थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि पानी तो कहीं भी ले जा सकता है। तो इस केस में क्या होता है, चांस ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे मेल गैमेट को बनाया जाता है, ताकि कुछ तो मेल गैमेट यहाँ पहुंच जाएंगे और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी ये जो मेल गैमेट का लॉस होता है ना, कि कहीं भी चले जाता है मेल गैमेट, उस लॉस को खत्म करने के लिए यहाँ पे बहुत लार्ज नंबर में मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस किया जाता है। तो फीमेल गैमेट्स तो कम बनते हैं, बट मेल गैमेट बहुत ज्यादा बनते हैं। अब अगर आप बात करोगे सीड प्लांट्स की, तो इनमें क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उन्हीं के अंदर क्या होता है, मेल गैमेट होता है। तो पोलन ग्रेन्स ही कैरी करके ले जाते हैं किसको, मेल गैमेट को, और कहाँ लेके जाते हैं, ओव्यूल में, एग के पास। ठीक है ना, और फिर वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ये आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा होगा।
अब देखो यहाँ पे एक इवेंट होता है जिसे बोलते हैं पॉलिनेशन। उसमें क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स हैं जो कि एंथर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं कहाँ, स्टिग्मा पे, ठीक है, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे ये है मेल प्लांट और ये है फीमेल प्लांट, तो इसमें ये एंथर है, एंथर से पोलन ग्रेन निकलता है और पोलन ग्रेन यहाँ से स्टिग्मा पे लैंड कर जाता है। स्टिग्मा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट होता है, ठीक है। फिर ये इसके ऊपर ऐसे लैंड कर गया और फिर ये लैंड करने के बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है, ठीक है। अब ये तो थी कौन सी कैसे प्लांट की बात, यूनिसेक्सुअल प्लांट की बात। बट लेकिन जो बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, जो फ्लावर होता है उसमें ये स्टिग्मा स्टाइल और ये ओवरी हो गई और ये होता है एंथर, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, पोलन ग्रेन यहीं से निकलता है और यहीं पे लैंड कर जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो लिखा भी है बाइसेक्सुअल जो फ्लावर्स होते हैं उनमें क्या होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब उसी का पोलन वहीं पे आके लैंड कर जाता है। जैसे एग्जांपल है पीज, तो पीज का एग्जांपल, पीज क्या हो गया, एक बाइसेक्सुअल वो हो गया, प्लांट हो गया, ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पे ना रिलेटिवली इजी रहता है, पोलन ग्रेन आसानी से स्टिग्मा के ऊपर पहुंच जाता है क्योंकि जो एंथर और स्टिग्मा है वो एक दूसरे के बहुत पास है, बहुत पास क्या है कि फ्लावर में ना, तो यहाँ से ये यहाँ पे आसानी से लैंड कर जाता है, ठीक है। बट लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन की अगर आप बात करते हो, क्रॉस पॉलिनेशन ये हो रहा है, ये वाला, इसमें क्या होता है, पॉलिनेशन होता है यहाँ पे जिसमें ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पे, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे आता है। अब ये पोलन ग्रेन जो है वो यहाँ पे लैंड करता है, पोलन ग्रेन लैंड करने के बाद आगे की स्टेप होती हैं वो सब हम अभी नीचे फिगर में देखेंगे। अब देखो जो डायोशियस एनिमल्स होते हैं उसमें मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स में। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये एक स्पेशल मैकेनिज्म को बनाते हैं जिसकी वजह से गैमेट्स का ट्रांसफर होता है, ठीक है। अगर सक्सेसफुल ट्रांसफर हो जाएगा तो उस वजह से क्या होगा, गैमेट्स पास आ जाएंगे और गैमेट्स पास आने से फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन की वजह से यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शुरुआत हो जाएगी, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे सक्सेसफुल रहेगा। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है एक वाइटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, गैमेट का फ्यूजन होता है। इस प्रोसेस को सिनगैमी भी बोला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, ठीक है। अब जो टर्म फर्टिलाइजेशन होता है उसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे सिनगैमी फर्टिलाइजेशन आर फ्रिक्वेंटली यूज दो इंटरचेंजेबली, मतलब सिनगैमी बोल सकते हैं, फर्टिलाइजेशन भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है पार्थेनोजेनेसिस के बारे में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जैसे रोटीफर, हनी बीज और कुछ लिजार्ड्स ऐसी रहती हैं, या जो बर्ड है टर्की, इनमें क्या होता है, जो फीमेल गैमेट होता है ना वही डेवलप्ड हो जाता है नए इंडिविजुअल में विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे कोई मेल गैमेट तो आया नहीं, यहाँ पे क्या होता है, फीमेल जो बॉडी है उसके बॉडी के अंदर जो फीमेल गैमेट है वही डेवलप कर जाता है एक नए इंडिविजुअल में बिना फर्टिलाइजेशन के, तो इसको बोला जाता है पार्थेनोजेनेसिस। अब बात करते हैं सिनगैमी होता क्या है, मतलब फर्टिलाइजेशन होता कहाँ पे है। तो देखो जो मोस्ट ज़्यादातर जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि एल्गी, फिशेज या एम्फीबियन, इनमें जो सिनगैमी होती है वो एक्सटर्नल मीडियम में होती है, मतलब वाटर में होती है। तो इनमें जो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है वो बाहर होता है, मतलब वाटर में होता है, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, है ना। ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होता बल्कि बाहर होता है, वाटर में होता है। तो ये इस टाइप के जो गैमेट फ्यूजन होता है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब बॉडी के बाहर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है किसी मीडियम में, जैसे कि यहाँ पे वाटर में, तो उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जो ऑर्गेनिज्म जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इनमें ना एक ग्रेट सिंक्रोनी दिखती है बिटवीन सेक्सेस एंड रिलीज ए लार्ज नंबर ऑफ गैमेट इनटू द सराउंडिंग मीडियम। अब इनमें क्या होता है, जो गैमेट्स रिलीज होते हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होते हैं किन ऑर्गेनिज्म में, जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अब ज्यादा अमाउंट में क्यों रिलीज होते हैं, ताकि चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बढ़ सके, ये हमने ऊपर भी देखा था, ठीक है, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि हाँ, दिस हैपन इन द बोनी फिश एंड फ्रॉग वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस। अब देखो यहाँ पे जो ये फिशेज हैं, ठीक है, बोनी फिशेज हैं या जो फ्रॉग्स हैं, इनमें मेल और फीमेल गैमेट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजेशन होगा, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजेशन होगा तो बहुत सारे नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बनेंगे, मतलब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है इस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का, वो क्या है कि जो ऑफस्प्रिंग है ना वो एक्सट्रीमली वनरेबल रहते हैं प्रीडेटर्स के लिए, तो उनका सर्वाइवल के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं, मतलब बड़े होने के चांसेस उनके कम रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में यहाँ पे जाइगोट बना, यहाँ पे एम्ब्रियो बना हुआ है अभी। अब ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने बचाने वाला तो कोई है ही नहीं, यहाँ पे कोई प्रीडेटर आया वो इसको खा जाएगा, है ना, तो इसके चांसेस बचने के थोड़े से कम रहते हैं।
अब देखो जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जमीन में रहते हैं, या जो ऑर्गेनिज्म जो फंगी को बिलोंग करते हैं, हायर एनिमल्स होते हैं जैसे कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, और मेजॉरिटी ऑफ प्लांट जिसमें ब्रायोफाइट्स, रेडियोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स आते हैं, इनमें जो सिंगैमी होती है ना वो इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म होती है, मतलब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि आप ध्यान दोगे यहाँ पे जो ह्यूमंस के केस में क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है। तो in all these organisms, egg is formed inside the female body, whereas they fuse with the male gamete. तो इन केसेस में क्या होता है, जो फीमेल बॉडी होती है उसी के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें क्या होता है, जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है, और ये जो मूव करने वाला मेल गैमेट होता है ये पहुंचता है एग तक, और एग के साथ फिर फ्यूज हो जाता है। एग कहाँ रहता है, फीमेल बॉडी के अंदर एक जगह पे रहता है। ठीक है। जैसे कि ह्यूमन के केस में कहां पे रहता है, फैलोपियन ट्यूब में। अब इस केस में भी क्या होता है, जो नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो एग का नंबर होता है प्रोडक्शन का वो थोड़ा कम होता है, मतलब कम एग्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। अब देखो जो सीड प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो नॉन मोटाइल मेल गैमेट होता है ना वो कैरी होता है किसमें, फीमेल गैमेट के पास थ्रू पोलन ट्यूब। ये सब अगर आपको समझना है तो मैं आई बटन में आपको वीडियो दे दूंगा, या फिर आप सेकंड चैप्टर को देख सकते हैं, उसके भी वीडियोस यहाँ पे कंप्लीट बने हुए हैं, वन शॉट भी बना हुआ है और साथ में डिटेल वीडियोस भी बने हुए हैं। देखो रिक्वेस्ट एक क्या है आपसे कि वन शॉट पहले मत देखो, पहले अगर आप पहली बार चैप्टर को पढ़ रहे हो ना तो आप डिटेल वीडियोस को पहले देखो, और एग्जाम के टाइम पे वन शॉट वीडियोस को देखो, तो आपकी बेटर प्रिपरेशन होगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बनता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो पहले बात करते हैं जाइगोट की। देखो जाइगोट होता है डिप्लॉयड नेचर का, और जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उनमें जाइगोट बनता ही बनता है। ठीक है ना। अब जो ऑर्गेनिज्म है जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है उनमें जाइगोट बनता है एक्सटर्नल मीडियम में, मतलब वाटर में बनता है, बट लेकिन जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उनमें जाइगोट बनता है इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जनरली फीमेल बॉडी के अंदर। ठीक है। ओके। अब देखो जो ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं फंगस को या जो एल्गी को, इनमें जाइगोट जो है ना वो अपने चारों तरफ क्या बना देता है, एक थिक वॉल बना देता है। ठीक है। जो कि रेजिस्टेंट होती है डेसिकेशन से और डैमेज से। मतलब कि देखो ये जो फंगी और एल्गी इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो इसमें जाइगोट बाहर है पानी में। अब पानी में तो ये वनरेबल है ना, मतलब ये ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है, खराब हो सकता है, तो इसलिए क्या होता है कि इस जाइगोट को बचाने के लिए यहाँ पे एक थिक वॉल बन जाती है, एक मोटी सी वॉल बन जाती है, जो कि किसको बचाती है, इस जाइगोट को बचाती है। ठीक है, डैमेज होने से। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपने वैसे 11th क्लास में पढ़ा होगा, बट इस लाइफ साइकिल में क्या होता है कि ज्यादातर जो स्टेजेस होती हैं वो हैप्लॉइड नेचर की होती है। ठीक है। इनमें क्या होता है, जो जाइगोट होता है वो डिवाइड करता है मियोसिस से, जिससे हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, और ये स्पोर्स बाद में ग्रो करके एक हैप्लॉइड इंडिविजुअल को बनाते हैं। देखो जैसे यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जाइगोट है। जाइगोट कैसा होगा, डिप्लॉयड नेचर का ही होगा, तो यही डिप्लॉयड कंडीशन यहाँ पे होती है, बाकी सब हैप्लॉइड होता है। तो ये डिप्लॉयड जाइगोट है, इसमें मियोसिस होगा। मियोसिस से यहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा, तो 2n था अब n हो गया, और यहाँ पे क्या बन गए, स्पोर्स, ये छोटे छोटे स्पोर्स बन जाते हैं। ठीक है। फिर ये जो स्पोर्स हैं ये डेवलप करके क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट, मतलब यहाँ पे एक प्लांट बॉडी बना देते हैं। फिर ये गैमेटोफाइट में क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है, मतलब गैमेट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे गैमेट बन गए, फिर गैमेट फ्यूज होते हैं, मतलब सिनगैमी होता है, और फिर से यहाँ पे जाइगोट बन जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखो सारी कंडीशन एन एन है, एन एन। ठीक है। यहाँ पे भी गैमेट्स एन होंगे, बाकी सिर्फ यहाँ पे जाइगोट में 2n होगा, तो इसे बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब देखो जाइगोट बन गया, उसके बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एम्ब्रियो डेवलप करता है फ्रॉम जाइगोट। अब ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस यहाँ पे क्या होता है कि जो जाइगोट है ना उसमें सेल डिवीजन होता है। ठीक है ना। जाइगोट में क्या हो जाएगा, सेल डिवीजन हो जाएगा, मतलब माइटोसिस हो जाएगा। तो ये है जाइगोट, इसमें सेल डिवीजन होगा। तो अब इसके अंदर क्या बनेंगे, 2 सेल बनेंगे, फिर ऐसे ही 4 सेल बनते हैं, फिर 8 सेल बनते हैं। तो इस तरीके से सेल का नंबर यहाँ पे बढ़ता जाएगा, और साथ में सेल डिवीजन होने के साथ साथ सेल डिफरेंशिएशन भी होगा। देखो सेल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है सेल डेवलप करता है, और डेवलप्ड होने के बाद वो क्या बनाएगा, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के टिश्यूज बनाएगा, फिर टिश्यूज से डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स बनेंगे। ठीक है ना। देखो सेल डिवीजन की वजह से तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं एम्ब्रियो के अंदर। एम्ब्रियो के अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे, है ना।
बट जो सेल डिफरेंशिएशन है उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो सेल्स रहते हैं उनमें कुछ मॉडिफिकेशन होती है, मतलब उनमें चेंजेस होते हैं जिससे वो नए नए टिश्यूज को यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, नए नए मतलब अलग अलग टिश्यूज को यहाँ पे बनाते हैं, फिर अलग अलग ऑर्गन बनेंगे। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे जरूरी है, सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन। अब देखो एनिमल्स को कैटेगराइज कर दिया जाता है ओविपेरस और विविपेरस में, किस बेसिस पे कि जो जाइगोट है उसका डेवलपमेंट आउटसाइड द फीमेल बॉडी हो रहा है या इनसाइड द फीमेल बॉडी हो रहा है, या फिर किस बेसिस पे कि वेदर दे ले फर्टिलाइज्ड अनफर्टिलाइज्ड एग्स, या तो वो अंडे दे रहा है या फिर वो डायरेक्टली बर्थ दे रहा है। ठीक है, तो देखो ओविपेरस एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि एग देते हैं, विविपेरस कौन से होते हैं जो डायरेक्टली बर्थ देते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग। तो जो ओविपेरस एनिमल्स होते हैं जैसे कि रेप्टाइल, बर्ड्स, इनमें जो फर्टिलाइज्ड एग रहता है ना वो कवर्ड रहता है किससे, हार्ड कैलकेरियस शेल से। ऐसे अंडा होता है ना, तो अंडे में व्हाइट कलर का जो होता है ये क्या होता है, हार्ड कैलकेरियस शेल होता है। और ये शेल किस लिए रहता है, ताकि इन्वायरमेंट में सेफ्टी प्रोवाइड की जा सके, ताकि जो एग है वो सेफ रह सके। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, आफ्टर ए पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन, मतलब जब डेवलपमेंट स्टेज जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद क्या होगा, एग ब्रेक होता है और आपको पता है वहां से एक बेबी बाहर आ जाता है। अब अगर आप दूसरी तरफ देखोगे जैसे कि विविपेरस एनिमल्स, जैसे कि मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स हैं जिसमें ह्यूमन बीइंग भी आते हैं, इनमें जो जाइगोट है वो जाइगोट डेवलप्ड हो जाता है यंग वंस में इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म, मतलब फीमेल ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर ही जाइगोट डेवलप कर जाता है एम्ब्रियो में। ठीक है, और फिर जो फीमेल ऑर्गेनिज्म रहता है वो बर्थ देती है किसको, डायरेक्टली एक बेबी को। आफ्टर अटेनमेंट ऑफ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ, अब जब सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ हो जाती है उसके बाद क्या होता है, यंग वंस को डिलीवर कर दिया जाता है बॉडी से बाहर, जिसको डिलीवरी बोलते हैं इन केस ऑफ ह्यूमंस, या फिर क्या बोला जाता है, पार्चुरेशन। ठीक है, अब देखो जो विविपेरस ऑर्गेनिज्म रहते हैं ना उनमें जो यंग वंस रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं, उनके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्यों, क्योंकि उनको प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर मिलती है और प्रोटेक्शन मिलती है ना। जैसे कि ह्यूमन के केस में जो फीमेल है, फीमेल की बॉडी के अंदर बेबी का डेवलपमेंट होता है तो उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिल रखी है। बट लेकिन ओविपेरस में क्या होता है, एग दे दिया, अब एग का क्या होगा वहां पे, बेसिकली ब्रेकेज हो सकता है ना, जो फीमेल है वो एग दे देती है और ब्रेकेज हो सकता है एग का, तो चांसेस वहां पे थोड़े से कम रहते हैं। अब देखो फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, जो जाइगोट होता है वो फॉर्म्ड होता है इनसाइड द ओव्यूल। ठीक है ना, ऐसे करके होता है ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड देन ओवरी। ठीक है, ये स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल होता है और ये ओवरी होता है। ओवरी के अंदर यहाँ पे ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे क्या होता है, जो सेपल, पेटल, स्टेमन रहते हैं फ्लावर्स के वो विदर एंड फॉल ऑफ, वो गिर जाते हैं नीचे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो गया। अब उसके बाद इन सेपल, पेटल, स्टेमन की कोई जरूरत है नहीं, है ना, तो वो अलग हो जाते हैं। अब हाँ, बट लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो पिस्टल रहती है ना वो रिमेन अटैच रहती है प्लांट से, मतलब वो नीचे नहीं गिरती है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो जाइगोट है वो डेवलप्ड हो जाता है एम्ब्रियो में। ठीक है, और जो ओव्यूल है वो डेवलप्ड हो जाता है सीड में, और जो ओवरी है वो डेवलप्ड हो जाती है फ्रूट में। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि फ्रूट के चारों तरफ ना एक थिक वॉल बन जाती है जिसे बोलते हैं पेरिकार्प, एक कवरिंग बन जाती है जो कि प्रोटेक्टिव नेचर की होती है ना। फ्रूट के चारों तरफ क्या बन जाती है, पेरिकार्प बन जाती है। और फिर आफ्टर डिस्पर्सल जो सीड्स होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। तो इन सीड्स को हम जमीन में डालते हैं, जमीन में वो जर्मिनेट करते हैं, फिर एक नए प्लांट को प्रोड्यूस कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये फ्रूट्स दिखा रखे हैं, फ्रूट्स में एस मतलब सीड है और पी मतलब यहाँ पे पेरिकार्प है। ठीक है, जो कि प्रोटेक्शन दे रखा है। तो ये हो गया सीड, ये हो गया पेरिकार्प, फिर ये सीड, ये पेरिकार्प, सीड, पेरिकार्प, सीड, पेरिकार्प। ठीक है, समझ गए, तो ये चैप्टर खत्म। ओके, बाकी अपनी पढ़ाई करते रहना। चलो बाय बाय, बाय बाय।